तो चलिए आज एक बहुत ही अहम सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि जब पुलिस किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है तो एक आम नागरिक के अधिकार क्या होते हैं। देखिए, ये सवाल ऐसा है जो सीधे सीधे आम जनता और पुलिस के रिश्ते से जुड़ा है। और अच्छी बात यह है कि हाल ही में एक अदालती फैसले ने इसका जवाब काफी हद तक साफ कर दिया है। इस पूरी बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक केस देखते हैं। ये कहानी है तमिलनाडु के एक पत्रकार विमल चिन्नप्पन की। तो हुआ ये कि विमल चिन्नप्पन ने एक आर्टिकल छापा और लोकल पुलिस का मानना था कि उस आर्टिकल में उनके खिलाफ मानहानिकारक बातें लिखी गई हैं। बस यहीं से सारा मामला शुरू हुआ। अब दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने कोई केस फाइल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने नए बीएनएसएस कानून के तहत विमल को एक नोटिस भेज दिया और कहा कि आओ और अपने आर्टिकल पर सफाई दो। और ये कोई मामूली नोटिस नहीं था। इसमें बाकायदा 12 सवाल थे जो सीधे सीधे उसी आर्टिकल से जुड़े थे जिसमें पुलिस पर मानहानिकारक आरोप लगाए गए थे। मतलब एक तरह से ये लिखित पूछताछी थी। अब विमल चिन्नप्पन ने इस नोटिस को चैलेंज कर दिया और फिर ये मामला पहुंचा मद्रास हाईकोर्ट, जहां से इस कानून को लेकर एक बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया। और देखिए हाईकोर्ट ने क्या कहा। जस्टिस सुंदर मोहन ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि पुलिस बिना किसी दर्ज मामले के याचिकाकर्ता को न तो बुला सकती है और न ही उससे पूछताछ कर सकती है। मतलब सिंपल सी बात है, नो केस नो समन। तो यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि दर्ज मामला या रजिस्टर्ड केस का आखिर मतलब क्या है। ये सिर्फ कोई शिकायत या कंप्लेंट नहीं है। इसका मतलब है कि एक बाकायदा एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। इसी से किसी भी अपराध की ऑफिशियल जांच शुरू होती है और उसे एक क्राइम नंबर दिया जाता है। कोर्ट ने इसी बात को पकड़ा। उन्होंने कहा कि पुलिस के नोटिस में कोई क्राइम नंबर तो लिखा ही नहीं है, और वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पत्रकार के खिलाफ कोई नया केस दर्ज हुआ ही नहीं था। तो चलिए अब थोड़ा कानून की गहराइयों में चलते हैं। देखते हैं कि कोर्ट ने नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के सेक्शन 35 को कैसे इंटरप्रेट किया, मतलब उसकी व्याख्या कैसे की। कोर्ट ने यहाँ एक बहुत साफ लकीर खींच दी। उन्होंने कहा कि ये कानून पुलिस को कुछ खास हालातों में बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर देता है, लेकिन ये किसी को भी यूं ही पूछताछ के लिए बुलाने का जनरल पावर नहीं देता, खासकर तब जब कोई केस ही दर्ज ना हो। असल में कोर्ट का कहना था कि बिना एफआईआर के किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाना एक तरह की रोविंग इंक्वायरी है। मतलब पुलिस बिना किसी ठोस आधार के बस जानकारी खंगाल रही है और कानून इस तरह की जांच की इजाजत नहीं देता। अच्छा, तो ये तो हुई क्यों की बात कि पुलिस कब बुला सकती है। लेकिन एक और जरूरी सवाल है कि नोटिस कैसे दिया जाना चाहिए। इसको लेकर भी बहुत सख्त नियम हैं। और ये सिर्फ कोई सलाह या गाइडलाइन नहीं है। जैसा कि इन डॉक्यूमेंट्स में साफ है, गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे कई राज्यों के पुलिस बलों ने बाकायदा ऑफिशियल ऑर्डर जारी किए हैं कि नोटिस फिजिकली ही सर्व होना चाहिए। और ये सारे नियम आए कहाँ से? ये सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले पर आधारित हैं, सत्येंद्र कुमार अंतिल केस में, जिसमें कोर्ट ने साफ कर दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे गए नोटिस कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सेक्शन 35 के तहत कोई नोटिस सिर्फ व्हाट्सएप, ईमेल या किसी और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जाता है तो कानून की नज़र में वो एक वैलिड यानी वैध समन नहीं माना जाएगा। हाँ, एक बात साफ कर लेना जरूरी है, ये नियम पुलिस की जांच के दौरान भेजे जाने वाले नोटिस पर लागू होता है। इसे कोर्ट की तरफ से आने वाले ऑफिशियल ई समन से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग डिजिटल न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक आम नागरिक के लिए इसके क्या मायने हैं और उन्हें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? चलिए इसे एक सिंपल 3 स्टेप की चेकलिस्ट से समझते हैं। सबसे पहले ये पूछें कि क्या कोई एफआईआर दर्ज है, क्योंकि समन तभी वैलिड है। दूसरा, नोटिस पर क्राइम नंबर जरूर चेक करें। और तीसरा, हमेशा फिजिकल कॉपी की मांग करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक नोटिस मान्य नहीं है। आखिर में ये सारे नियम बनाए क्यों गए हैं? इनका मकसद बहुत साफ है, पुलिस द्वारा गैर जरूरी और मनमानी गिरफ्तारियों को रोकना और ये सुनिश्चित करना कि हर नागरिक के साथ एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का पालन हो।
ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है। ये नियम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तो करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि जमीनी स्तर पर पुलिस के रोजमर्रा के कामकाज पर इन नियमों का क्या और कैसा असर पड़ेगा।